वीडियो में 26 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर छात्रों को आयु सीमा में यानी कि उनके एज लिमिट में छूट दे दी है? तो आंसर होगा केरल ने। देखो, आपको याद होगा 2014 में भारत का सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर घोषित किया था और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया था। उसके बाद 2015 में ट्रांसजेंडर पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? केरल बना था। और अभी कुछ दिन पहले ही तो हम लोगों ने पढ़ा है, कर्नाटक सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया। और अब हम पढ़ रहे हैं केरल ने विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले ट्रांसजेंडर छात्रों की एज लिमिट को समाप्त कर दिया है। और विश्वविद्यालयों से कुछ और भी पॉइंट मैं आपको बताता हूं। चलो पहले तो आप ये बताओ, अभी इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट ये कहां पे बनेगा? नोएडा में। और खेल विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा मणिपुर ने। तो आंसर होगा मणिपुर में। और पूछा जाए कि अभी किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया? तो मिजोरम ने। और पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे बन रही है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। रेल यूनिवर्सिटी कहां पे बनी? तो बड़ोदरा गुजरात में। और आपको याद होगा दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसकी पहली वाइस चांसलर किसे बनाया गया? कर्नम मल्लेश्वरी को। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर थी ये। और अभी मीराबाई चानू ने कौन सा अवार्ड जीता है? सिल्वर अवार्ड जीता है। कर्नम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज जीता था। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की एक नई शाखा, एक ब्रांच का उद्घाटन किया गया? तो कौन सा बैंक? एसबीआई। तो अभी हमारे जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में एसबीआई की एक नई ब्रांच का उद्घाटन किया है। और ये राष्ट्रपति भवन में खोली गई एसबीआई की पहली शाखा है। और इसके पहले कस्टमर भी बन गए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और वैसे मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति भवन में इंडियन बैंक की ब्रांच भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, एसबीआई से कुछ याद आता है क्या? करंट अफेयर से रिलेट करो। अभी एसबीआई ने हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए एक नया बिजनेस लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया था। किस नाम से? आरोग्यम नाम से, जिसमें कारोबारियों को 10 लाख रुपए से लेकर के 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा। फेडरल बैंक न्यूज में था अभी। ग्राहकों के लिए फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट इसने लॉन्च किया। एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की है। और एलआईसी की बात करेंगे तो आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना भी इसने लॉन्च की थी। यहाँ पे बात एसबीआई की है तो इसके बारे में और जान लो। देखो, एसबीआई की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिलेगा। इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। आपको याद होगा एसबीआई ने टाइटन कंपनी के साथ मिलकर के भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे को लॉन्च किया था। और ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता था एसबीआई ने। और एसबीआई ने बीएसएनएल के साथ मिलकर के एक वॉलेट भी बनाया था भारत इंस्टा पे नाम से। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता एथलीट के कोच को कितनी पुरस्कार राशि देगा? तो आंसर होगा 12.5 लाख रुपए। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कई बार, अलग अलग राज्यों ने ये घोषणा की थी कि उनके राज्य के जो एथलीट हैं वो अगर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतते हैं, सिल्वर या ब्रोंज जीतते हैं तो उनको इतनी इतनी पुरस्कार राशि दी जाएगी। लेकिन अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने यह घोषणा कर दी है कि टोक्यो ओलंपिक में जो भी एथलीट गए हैं अगर वो मेडल जीत के लाते हैं तो उनके जो कोच होंगे उनको भी अवार्ड दिया जाएगा। और प्रश्न में यही पूछा जा रहा है, अगर कोई एथलीट गोल्ड मेडल जीत के लाएगा तो उसके कोच को कितनी राशि मिलेगी? 12.5 लाख। अब आपके माइंड में आएगा अगर सिल्वर या ब्रोंज जीत के लाएगा तो कितनी मिलेगी? तो देखो, अगर कोई खिलाड़ी सिल्वर मेडल जीत के लाता है तो उसके कोच को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीत के लाता है तो उसके कोच को 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, 7.5 लाख से आपको कुछ याद आता होगा, अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि दी जाती थी खिलाड़ियों को वो 7.5 लाख रुपए थी। लेकिन आपको याद होगा इसको अभी बढ़ा दिया गया और 7.5 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया? बता सकते हो क्या? 25 लाख रुपए कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में बात कर रहा हूं। वहीं अर्जुन अवार्ड में बात करेंगे तो पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अभी उसको बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया। और उसी तरह से ध्यानचंद पुरस्कार में 5 लाख दिए जाते थे, उसको भी बढ़ा के 15 लाख रुपए कर दिया। और द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करेंगे तो देखो,
द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कार में बात करेंगे तो पहले 5 लाख दिए जाते थे, अब 15 लाख दिए जाएंगे। लेकिन द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कारों की बात करेंगे तो पहले 5 दिए जाते थे, अब दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। तो साथ में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते आगे। अच्छा, वैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता। इसकी स्थापना होती है 927 में। अब बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, एक और इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए। आप जो हमारे पुराने स्टूडेंट है, आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में, इस साल के स्टार्टिंग में एक टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी और इसे आप लोगों ने काफी पसंद भी किया था। लेकिन किसी कारणवश और टाइम की कमी के कारण आप समझ लीजिए उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो अभी उसे फिर से स्टार्ट कर दिया है। कल शाम को उसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉप 5 स्टैटिक जीके करके उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। आप कहोगे कि टॉप 5 ही क्यों, ज्यादा क्वेश्चन कराइए, 10 क्वेश्चन कराइए, 50 क्वेश्चन कराइए, 100 क्वेश्चन कराइए। कराने में तो कोई भी करा देगा, लेकिन मेरे ज्यादा क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है जब तक वो सारे क्वेश्चन आपको याद नहीं होते हैं। मैं बोल दूंगा, आप सुन लोगे, बात खत्म, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने टॉप 5 क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। डेली के डेली अगर 5 क्वेश्चन आप सुनते हो, 5 क्वेश्चन तो इजीली आपको लर्न हो जाएंगे। आज 5 करोगे, कल 5 करोगे, परसों 5 करोगे, एक समय बाद आप देखोगे 5 5 5 करके एक क्वेश्चन बैंक आपका अच्छा खासा तैयार हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद भी है। और उस टॉप 5 क्वेश्चन को सुनने के लिए आपको ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ रहा है। मुश्किल से 1 या 2 मिनट में आपको वो टॉप 5 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। तो इस सीरीज को फिर से स्टार्ट कर दिया आपके लिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। तो उसे आप सुनिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए आपको ये कैसा लगा और उसे सपोर्ट जरूर कीजिए। उसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ताकि हम उसे कंटिन्यू बनाए रखें। बाकी अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कौन सा देश जोगाजोग नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश सरकार फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये स्थानीय उद्यमियों को किसी विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए बिना सूचना और डेटा साझा करने के लिए अपना खुद का मार्केट प्लेस बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश है वो व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में अल्पन नाम से एक एप्लीकेशन भी तैयार कर रहा है। कौन? बांग्लादेश। तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और यहीं पे आपको मिलेगा किसका हेडक्वार्टर? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। करेंसी इसकी टका है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद है। अभी आपको याद होगा बांग्लादेश और भारत के बीच में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है और ये बांग्लादेश और भारत के बीच में चलने वाली तीसरी ट्रेन है। इससे पहले 2 कौन कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। और आपको याद होगा 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता था? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान ने, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। और 2019 का पूछा जाएगा तो ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद ने। अच्छा, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? एक तो हमने की थी संप्रीति अभ्यास, एक करते हैं मेनामती मैत्री अभ्यास, एक हमने किया है बोंगो सागर अभ्यास। और आपको याद होगा बांग्लादेश के हैं शहादत रहमान, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी जीता था अभी। उसके अलावा यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की भी घोषणा की थी। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नाम की बुक का विमोचन किसने किया? किसने रिलीज किया इसे? तो आंसर होगा अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत ये कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं और अभी इन्होंने ही इस बुक को, जिसका नाम है शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नाम की बुक को रिलीज किया है। बात करेंगे अगर इस बुक को लिखा किसने है, तो 3-4 लोगों ने मिलकर लिखा है। कौन कौन है वो? आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है ए थिलाई राजन, आईआईएम बेंगलुरु के डॉक्टर श्रीवर्धनी के झा, आईआईएम कोझिकोड के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जॉफी थॉमस और आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर रोहन चिंचवड़ करोफ ने इसको मिलकर के लिखा है और इसको रिलीज किया अमिताभ कांत ने। बाकी देखो, अमिताभ घोष, अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी द लिविंग माउंटेन। बिमल जालान आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, द इंडिया स्टोरी नाम की बुक को लिखा और डॉक्टर सी के गेरियाली बैंक विद द सोल इक्विटास नाम की बुक को लिखा है। देखो, जब भी बुक की बात आती है 2-4 नाम मैं आपको हमेशा याद करवाता हूं।
शरण कुमार लिम्बाले का नाम याद रखना, 30वां सरस्वती सम्मान मिला इनको इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। एक शरद पगारे का नाम याद रखना, 30वां व्यास सम्मान मिला इन्हें इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। एक मोहन कृष्ण बोहरा का नाम याद रखना, 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये किसे मिला है? डेविड डायोब को मिला है जो कि फ्रांस के हैं। इनके उपन्यास का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 का आयोजन किसने किया? तो आंसर होगा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने। तो अभी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो आपको मिलेगा सोनीपत हरियाणा में, उसने ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 का आयोजन किया है। और इसका उद्घाटन किया था, इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। तो ये जो समिट है ये 25 से ज्यादा देशों के शिक्षाविदों और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ लाने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। देखो बाकी आईआईटी मद्रास, आपने पढ़ा होगा अभी एनबी ड्राइवर नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गणितीय मॉडल विकसित किया था इसने। आईआईटी हैदराबाद की बात करेंगे तो भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट तैयार किया जिसका नाम क्या था? कोवी होम नाम था इसका। और आईआईटी रोपड़ ने अभी ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर बनाया है। एक आईआईटी मंडी भी आपको याद होगा जिसके वैज्ञानिकों ने एक एप्लीकेशन बनाया था जिसमें जो किसान है वो आलू के पत्ते की फोटो खींच करके ये पता लगा पाएंगे कि उनकी जो आलू की फसल है वो उस पर रोग लगा हुआ है या नहीं लग रहा है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो अभी कोरोना काल में आपको पता है सभी स्कूल वगैरह तो बंद थे, तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था। लेकिन इसमें भी एक समस्या आ रही थी कि जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन वगैरह नहीं है वो बच्चे कैसे पढ़े। तो अब ऐसे जरूरतमंद बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार मोबाइल फोन जुटाएगी इस योजना के अंतर्गत। और मोबाइल फोन जुटाने के लिए इस तरह का अभियान शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए मान लो कि इस अभियान में कौन सी फिल्म अभिनेत्री भी सहयोग करेगी, तो आंसर होगा यामी गौतम। ये हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करती है। और अभी इसके लिए इन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जहां पे अगर कोई भी अपना स्मार्टफोन डोनेट करना चाहता है तो वो इजीली डोनेट कर सकता है। तो ये तो बात हो गई हिमाचल प्रदेश की। देखो उत्तराखंड से अभी आपको याद होगा वात्सल्य योजना इन्होंने शुरू की थी। छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी। और असम ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की थी। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल आपको मिलेगी, शिमला इसकी समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। और इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और अभी नए गवर्नर कौन बन गए? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बन गए। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और देश का पहला राज्य कौन सा बना था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला? तो भी आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और देश का पहला स्की पार्क ये कहां पे बनेगा? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और बताइए पर्वत धारा योजना को किसने शुरू किया था? हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही। और अगर आपसे पूछा जाए कि 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए मेकोंग गंगा सहयोग में कितने देश शामिल हैं? तो आंसर होगा 6। और 6 कौन कौन से? भारत, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। तो इन 6 देशों के बीच एक अंतर सरकारी सहयोग है ये मेकोंग गंगा सहयोग, जिसे इन 6 देशों के बीच राजनयिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। और अभी इसकी 11वीं मेकोंग गंगा सहयोग बैठक आयोजित की गई और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया कि इसने हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। अच्छा इसका नाम मेकोंग गंगा क्यों रखा गया? तो गंगा तो भारत की नदी हो गई और मेकोंग ये नदी हो गई जो इन देशों में बहती है। ये चीन से निकलती है और उसके बाद में इन 5 देशों में ये बहती है मेकोंग नदी। तो भारत से तो निकल गया क्या? गंगा, और यहां से निकल गया मेकोंग, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया? मेकोंग गंगा सहयोग। और ये क्यों बनाया गया? तो पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार, इसमें सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया। तो ये आप याद रखना
वैसे 2021 में भारत किसकी अध्यक्षता कर रहा है? ब्रिक्स की। और हम G20 की अध्यक्षता करेंगे 2023 में। इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, किसके पास है अध्यक्षता? इटली के पास है। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा हैंड जाजा। तो हैंड जाजा ये सीरिया की टेबल टेनिस प्लेयर है। ये मात्र 12 साल की हैं और अभी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई है। इसके अलावा वे ओलंपिक इतिहास में सबसे कम उम्र की टेबल टेनिस एथलीट भी बन गई हैं। अब ये तो सबसे कम उम्र की बन गई। वहीं अगर बात करेंगे कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्र दराज एथलीट कौन है, तो इनकी उम्र है 66 ईयर और ये है ऑस्ट्रेलियाई घुड़सवार मैरी हैना। और सबसे युवा और उम्र दराज से आपको दो नाम याद आते होंगे। ओलिवर डायमेन का नाम, अभी अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के ये यात्री बन गए। इनकी उम्र मात्र 18 साल है। और वेली फंक ये अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन के, इनकी उम्र कितनी है? 82 ईयर है। और अभी ये दोनों जेफ बेजोस के साथ अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। अच्छा, जेफ बेजोस ये अमेजन के संस्थापक है और इनकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। टोक्यो ओलंपिक की बात चल रही है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप याद रखना, भी जो टोक्यो ओलंपिक शुरू हुए हैं इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और इसके समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे? पहलवान बजरंग पुनिया होंगे। और टोक्यो पैरालंपिक की बात करेंगे तो ध्वजवाहक कौन है? मरियप्पन थंगावेलु है। इसके अलावा दो तीन नाम आपको और याद रखने हैं। एक तो दीपक काबरा का नाम, ये टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने। और टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय ज्यूरी कौन बने? पवन सिंह। और टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय बने थे कौन? अशोक कुमार। देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक है। हम ये पॉइंट तो आपको ध्यान रखने। बढ़ते आगे। अच्छा, बताइए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सुपरबिट नाम से टेलीस्कोप का निर्माण कर रही है? तो आंसर होगा नासा। तो नासा और कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है ये सुपरबिट टेलीस्कोप, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी सुपरबिट की? सुपर प्रेशर बैलून बॉर्न इमेजिंग टेलीस्कोप। तो इसका निर्माण कर रहा है नासा और इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है। और रिपोर्ट के अनुसार इस टेलीस्कोप को ऊपर उठाने के लिए स्टेडियम के आकार के हीलियम बलून का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर स्तरों पर भेजा जाना है। अब बात नासा की है तो इसके बारे में जानो। देखो, नासा मतलब होता है क्या? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन DC में। और इसके नए अध्यक्ष यानी कि नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन गए? बिल नेल्सन बन गए 14th नंबर के। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नासा के परसेवरेंस रोवर को मंगल पर उतारने में किस भारतीय वैज्ञानिक ने मदद की थी? तो आंसर होगा स्वाति मोहन ने। और अब मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन भी बना रहा है नासा और उस तकनीक का नाम क्या है? मॉक्सी, MOXIE। और वहां पे नासा ने एक छोटा सा हेलीकॉप्टर भी उड़ाया था, उसका नाम था इंजीन्यूटी। अच्छा, नासा की कार्यकारी प्रमुख का नाम क्या है? भाव्या लाल है। उसके अलावा नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर ऑडियो रिकॉर्ड भी किया था पहली बार। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर के रूप में किससे भागीदारी की है? तो आंसर होगा अडानी ग्रुप। तो अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अडानी ग्रुप को टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के स्पॉन्सर के रूप में शामिल किया है। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अमूल, MPL समेत कई प्राइवेट कंपनियों के साथ करार कर चुका है। बाकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बताया था भी, इसके प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा हैं और सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता हैं। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा फिलीपींस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को याद दिला दूं, टॉप 5 सीरीज आपके लिए फिर से स्टार्ट कर दी गई है। और अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम है, आपने उस सीरीज को पहले नहीं देखा है, तो उसे आप अभी सुन सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कि आपको वो सीरीज कैसे लगी। और अगर अच्छी लगती है तो उसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, उसे अपना प्यार जरूर देना ताकि हम उसे कंटिन्यू रख सकें।